आदरणीय मंच, लाशों के इस देश में एक जिंदा शहर में आया हूं। इतनी भारी तादाद में, इस डर के माहौल में, यदि किसी पत्रकार को सुनने लोग आते हैं तो मैं ये बात मानता हूं कि बदलाव होगा। इसका द्योतक है। बोलने वाले कम हैं ऐसा नहीं है, सुनने वाले नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। जो सुनना चाहते हैं वो छुप के सुनना चाहते हैं, और जो सुन के भी इस बात को नहीं मानते कि आप सही कह रहे हो, ये एक दूसरा प्रॉब्लम इस देश में है। अमृत काल चल रहा है, 75 साल हो गए हैं जिन दो महापुरुषों के तस्वीर को माल्यार्पण करके हमने कार्यक्रम की शुरुआत की। आज उन्हें जरूर ऊपर दुख होता होगा कि 75 साल बाद इस देश में ऐसा भी समय आएगा कि निर्भय बनो विचार मंच की स्थापना करनी पड़ेगी। ये इस देश का दुर्भाग्य है। ऐसा क्या हुआ कि हमें निर्भय बनो इस मंच की जरूरत पड़ी? विकास करो, प्रगति करो, ऐसे मंच क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि पूरा देश एक डर के साए में जी रहा है। डर किस बात का? डर इस बात का कि कल नौकरी रहेगी न रहेगी। डर इस बात का कि एक तानाशाह बैठा हुआ है तुगलक की फरमान लेके, और रात को 8 बजे माइक लेके क्या बोलेगा और किसके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा, ये किसी को पता नहीं। डर किसान को कि उसको पता नहीं है कि उसकी जमीन जाएगी या रहेगी। डर उस नौकरी करने वालों को उसको पता नहीं है कि नौकरी रहेगी नहीं रहेगी। बच्चों को डर है कि मेरे लिए भविष्य क्या है, मुझे पूरा टाइम मंदिर के सामने रहना है, पकौड़े तलना है, या फिर मुझे कुछ साइंटिस्ट बनके या डॉक्टर बनके तरक्की भी करनी है। यह हर डर हर एक के मन में है। पत्रकार को डर है, आज मैं बोला हूं, मैं वापस घर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कि या सीधे मुझे तिहाड़ भेज दिया जाएगा। आज हर एक आदमी डर के साए में जी रहा है। और यह डर क्यों है? मैं बार बार कहता हूं, मैं उदाहरण देता हूं, जिस लोगों से आप डर रहे हो उससे ज्यादा डरपोक कोई नहीं है। मैं ये गारंटी के साथ आपको कहता हूं। पत्रकार होने के नाते कई लोगों से संबंध होते हैं। आप अधिकारी से मिलते हैं, आप किसी बड़े स्पिरिचुअल गुरु से भी मिलते हैं, आप किसी पंडित को भी मिलते हैं, आप किसी जेब कतरे को भी मिलते हैं, तो आप किसी अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ भी रहते हैं। मैं ऐसा ही मुंबई में किसी के साथ खाना खाने बैठा था, वो बड़ा नाम था अंडरवर्ल्ड का। साथ में बैठे थे, मेरे हाथ से गलती से टेबल से चम्मच गिर गया, और चम्मच की खनखनाहट से सब लोग उठ के खड़े हो गए कि क्या हुआ। तब मुझे पता पड़ा कि जिसका डर पूरे मुंबई में है वो इतना डरपोक है कि वो एक चम्मच की आवाज से भी डर जाता है। ऐसे ही डरपोक लोग बैठे हैं दिल्ली में। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि लोग डर रहे हैं, इसलिए वो मजे ले रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि उनका वजूद हम लोगों से है, हमारा वजूद उनसे नहीं है। यदि हम हैं तो वो है। देश का प्रधानमंत्री कोई जन्म नहीं लेता और अनाउंसमेंट नहीं होता कि ये जैसा कोई एक स्पिरिचुअल लीडर होता है कि भाई इसका जन्म हुआ और पता पड़ा कि ये बड़े अभी कोई धर्मगुरु बनेंगे। ये भविष्यवाणी नहीं है। हम में से ही हम किसी को चुनाव जितवाते हैं, हम ही किसी के लुभावने लॉलीपॉप पे विश्वास रखते हैं। सवाल यह है कि सवाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं? सवाल सिर्फ गिने चुने लोग क्यों पूछे? आम आदमी क्यों नहीं पूछे? ये सांसद, एक विधायक, एक आमदार, खासदार, कारपोरेटर, मेयर, क्या होता है ये भगवान क्यों बना के रखते हैं आप? सवाल क्यों नहीं पूछते कि आपकी समस्या की कोई है तो उसका सवाल पूछ लेना चाहिए। यदि मैं तकलीफ में हूं तो मेरे सांसद को मेरा सवाल पूछने का अधिकार है और उसको जवाब देना होगा। वो सिर्फ दिल्ली में जाके संसद भवन में बैठकर प्लेन की टिकट लेने के लिए सांसद नहीं बना है, उसको आपके एक वोट ने भी सांसद बनाया है। उस वोट की ताकत समझो, इसीलिए बोलना आना पड़ता है। दुर्भाग्य है इस देश के, ऐसा समय आया है तो कोई पत्रकार यदि सच बोलता है तो सेलिब्रिटी हो जाता है। ये कोई बहुत महिमा मिलन करने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं 10,000 अशोक वानखेड़े बात करते? मैं जानता हूं मेरे ऐसे कई पत्रकार मित्र हैं जो मेरे से अच्छी बात कर सकते हैं और ज्यादा ताकत से बात कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि उनकी जरूरत ऐसी है कि कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ती है। और सारे हमारे मीडिया के जो मालिक है वो सरकार के दरबार में पैरों में घुंघरू बांध के नृत्य कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। सवाल हम पूछते नहीं, ये दुर्भाग्य है। सवाल का जवाब वो न दे, लेकिन सवाल का प्रेशर इतना दो कि वो भाग के खड़ा हो जाए। हमारे यहां तो सवाल पूछने की, क्योंकि सवाल वो लेता है जिसको जवाब देने की ताकत होती है।
यदि आप अंदर से खोखले हो, आपके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं हो, तो फिर आप सवाल टालते हो। यही है कि मेरे 35 साल के दिल्ली के वास्तव में मैंने पहली बार देखा कि 2014 से ऐसा भी प्रधानमंत्री देश में आया जो पत्रकारों से बात ही नहीं करता। उसको यदि पत्रकार से यदि अपना इंटरव्यू भी करवाना होता है तो उसे अक्षय कुमार लगते हैं, और फिर अक्षय कुमार के सामने एक विश्व की बड़ी समस्या होती है, और वो समस्या फिर प्रधानमंत्री के सामने बोली जाती है, और फिर प्रधानमंत्री उस समस्या का निदान करके अपने आप को विश्व पुरुष साबित करते हैं। और समस्या ये है कि आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं। दुर्भाग्य इस देश का कि मेरा प्रधानमंत्री इतराते हुए ये बताता है कि मैं आम काट के खाता हूं या मैं चूस के खाता हूं, लेकिन ये बताने की स्थिति में नहीं है कि रोज मेरे देशवासी के थाली में से अनाज कम हो रहा है, दालें घट रही है, तेल घट रहा है, सब्जियां चली जा रही है, और मैं उसके लिए चिंतित नहीं हूं। मैं विश्व के आए हुए लोगों को चांदी के थाली में खाना खिला के महिमा मंडित करता हूं और कहता हूं कि मेरा देश कितना महान है। देश महान उससे नहीं होता कि आप किसी मेहमान को चांदी के थाली में खिलाओ। देश उससे महान होता है कि इस देश में कोई भूखा रात को न सोए, यह आपकी उपलब्धि है। जिस देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज के भीख पे पिछले 3 साल से जिंदा है, वो देश की इकोनॉमी विश्व की बड़ी इकोनॉमी कैसे हो सकती है? यह सवाल मुझे आज तक समझ में नहीं आया, और इसका जवाब मैं रोज ढूंढ रहा हूं। हमारी इकोनॉमी, इन लोगों को ये नहीं समझ में आती कि हमारी इकोनॉमी किसी प्रधानमंत्री के या किसी सरकार के नीति निर्धारण से तय नहीं हुई। कि देश की लोक संख्या 143 करोड़ है। यदि हर एक ने तय कर लिया कि आज हम एक खिला खरीदेंगे, एक खिला जो मारतो आपण दीवारमध्ये भिंतीमध्ये, और जिस दिन 143 करोड़ लोगों ने खिला खरीदने का तय किया, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं कि पूरे एशिया के खिला मैन्युफैक्चरर कम पड़ जाएंगे और वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे। यही इस देश की ताकत है। मूर्ख बनाया जाता है हमें कि जीएसटी की बढ़ गया है, इकोनॉमी लाइन पे आ गई है। इकोनॉमी लाइन पे आ गई है, यदि इकोनॉमी ग्रो कर रही है और हमारी आर्थिक नीतियां बहुत अच्छी है, तो फिर 5 किलो अनाज की भीख बंद क्यों नहीं करते? जो सम्मान राशि के नाम से 6,000 रुपए देते हैं किसानों को साल में, वो भीख बंद क्यों नहीं करते? क्या जरूरत है उसको देने की यदि आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है? जीएसटी का जैसा बड़ा घोटाला नहीं है। जीएसटी 3 फॉर्मेट में आता है, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और एक आय जीएसटी, जिसको इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। जब भी आप जीएसटी के आंकड़े केयरफुली देखेंगे तो देखिएगा उसमें स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी ये 40 से 50% का रहता है, और 50% हमारा आई जीएसटी है, जो इंपोर्ट पे सरकार पैसा कमाती है। जो देश आयात पे लगाए हुए टैक्स से पैसा कमाता हो, उस देश की इकोनॉमी को गर्त में जाना यह तय है, क्योंकि आप बाहर से इतना माल मंगा रहे हो और उससे टैक्स लेके पैसा कमा रहे हो। इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं। देश वो तरक्की करता है जो अपने एक्सपोर्ट के द्वारा पैसा कमाता है। जब निर्यात करता है तो देश के पास पैसा आता है। हमारे यहां निर्यात और आयात का घाटा $200 अरब का है। हम सब लखपति हैं। मैंने एक बार कहा था एक प्रोग्राम में, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने देश के हर आदमी को लखपति बनाया। हर आदमी लखपति है कि हर आदमी की वर्थ आज 5 से 7 लाख रुपए, झूठ नहीं बोल रहा हूं। देश पे जितना कर्जा है वर्तमान में, यदि मैं 143 करोड़ लोगों पे डिवाइड करूं तो हर आदमी पे 125 लाख रुपए का कर्जा आता है। जब बैंक में आप कर्जा लेने जाते हैं तो कम से कम 5 गुना आपकी वर्थ होनी चाहिए। यदि 1,25,000 रुपए आप पे कर्जा है तो एक मान लो आप कम से कम 6 लाख के आदमी हो। इस सरकार ने आपको 6 लाख का आदमी बना दिया। एक दूसरा आंकड़ा मैं बताता हूं, ये जो इकोनॉमी के जितने भी धोतक है जो बोलते हैं कि हमारी देश की इकोनॉमी बहुत आगे जा रही है, पिछले बजट में आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे महोदया ने आंकड़े दिए। इस देश की टोटल कमाई 27 लाख करोड़ रुपए है, और उसमें से 11 लाख करोड़ हम कर्ज अदायगी और ब्याज देने में देते हैं। आप सब तनख्वाह वाले लोग हैं, आप सब अपने अपने घर की इकोनॉमी चलाते हैं। जिस दिन आपके इनकम का 40% आप सिर्फ कर्ज में दे दोगे या ब्याज देने में दे दोगे, क्या आप मानते हो कि आपका घर ठीक चलेगा? कतई नहीं चलेगा। लेकिन अंधेर नगरी है, अंधभक्तों की फौज है। यदि आप उनको कहो कि इतना कर्जा कैसे, तो कहते हैं कि आर्मी को चाहिए पैसा। समझ में नहीं आया। जो आदमी लाल आंखों से चाइना की तरफ देख के चाइना पीछे हटवाता था, उसको अब आर्मी पे इतना पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है? इसके पहले क्या जो सरकारें थी उन्होंने युद्ध नहीं लड़े, 2-2, 3-3 युद्ध लड़े। आप मात्र एक सर्जिकल स्ट्राइक करके इतराते हैं। याद करो उस दुर्गा को जिसने एक घाव में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तब तो नहीं कहा कि कर्जा इसलिए ले रही हूं कि मुझे पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है। ये एक मायाजाल रचा जाता है।
और इस माया जाल से निकलना होगा। इसीलिए मैं कोई वक्ता नहीं हूं, मैं एक पत्रकार हूं। टेलीविजन माध्यम से 5 मिनट बोल लिया तो बहुत ज्यादा हो जाता है, और डिजिटल माध्यम आने के बाद 15 मिनट का कंटिन्यूस बोलने से तो हो जाएगा। लेकिन ये बोलना क्यों पड़ रहा है, ये जन जागरण क्यों करना पड़ रहा है, निर्भय बनो विचार मंच की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि मुझे जगाना पड़ रहा है मेरे मतदाताओं को। मुझे उनको उस डर से बाहर निकालने का प्रयास करना है। मुझे बताना है कि ये देश कितना खोखला होते जा रहा है। हम श्रीलंका होने के कगार पे हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। श्रीलंका जब हुआ था तो किसी को पता नहीं था। सुबह उठ के देखा तो पेट्रोल के पंप पे पेट्रोल नहीं थे, लाइनें लग गई और देखते देखते श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया। ये ऐसा ही होता है। यदि आपका कर्जा बढ़ता रहा और यदि आपका एक्सपोर्ट कम होता रहा, इंपोर्ट बढ़ता रहा, तो मैं आपको यकीनन कहता हूं, जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी है यहाँ पे, वो उनको समझ में आएगा। एक वी ग्रोथ होता है और एक के ग्रोथ होता है। के ग्रोथ में करोड़पति करोड़पति होते हैं और गरीब गरीब हो जाता है, और वी ग्रोथ में दोनों ऊपर की तरफ उठते हैं। हम लगातार 2014 से के ग्रोथ के मोड़ पे जिंदा है। हमारे यहाँ एक तरफ हम इतराते हैं कि विश्व में, एशिया में सबसे रईस लोगों में हमारे 4 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। दूसरे तरफ हम कहते हैं कि हमारे देश के 81 करोड़ लोग भूखे मर जाएंगे यदि उनको सरकार ने कुछ नहीं दिया। सरकार कहती है कि हमने 700 रुपए का सिलेंडर कर दिया गरीबों के लिए। गरीबी रेखा के नीचे जो हमारे देश का पैरामीटर है, उसके हिसाब से किसी भी परिवार की आय 2250 रुपए प्रति महीना है तो गरीबी रेखा के नीचे है। मैं आप के बीच में सवाल छोड़ता हूं, क्या 2250 रुपए जिसकी महीने की इनकम होगी, क्या 700 रुपए का सिलेंडर वो ले पाएगा? और उसके ऊपर हम कहते हैं कि हमने एहसान किया। 6000 रुपए, मेरे घर में भी खेती होती थी। मैं भले ही प्राइमरी टीचर का बेटा हूं, लेकिन मेरे पिताजी भी एक किसान के बेटे थे। मैंने खेत में हल चलाते हुए उनको भी देखा है। क्या 2.5 एकड़ खेत में साल में 6000 रुपए में आप बीज भी खरीद पाओगे कि नहीं पाओगे, मुझे बताइए। तो फिर ये कौन सी सम्मानजनक राशि है? ये रिश्वत है आपको दी जाने वाली। ये रिश्वत के मायने आप समझिए। ये 6000 रुपए नहीं, ये आपका मत खरीदने का प्रयास है, ये आपका मत परिवर्तन करने का प्रयास है। मैं मानता हूं कि आप जो मन में आया करो, लेकिन इस देश को किसी तो एक सेक्टर में ग्रोथ करवाओ। आज इजराइल के युद्ध के समय जो वर्ल्ड की रिपोर्ट्स आई है, मीडिया वॉच की, पता पड़ा कि हमारा भारत एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो गया है। किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस किया, बोला बहुत रोते हो तुम, एक्सपोर्ट में नंबर 1 नहीं हो, अब हम हो गए। मैंने बोला अरे किस चीज में? बोले फेक न्यूज एक्सपोर्ट करने में। इजराइल के युद्ध में हमारे तथाकथित पत्रकार जो इजराइल में जाके उस एरिया से रिपोर्ट करते हैं जहां से बमबारी होके 7 महीने हो गए, खाली पड़े बिल्डिंग के पीछे नीचे लेट लेट के बताते हैं कि जैसे कि युद्ध में पत्रकारिता करना बात अलग होते हैं, क्योंकि कभी बाप ने भी नहीं की होगी। युद्ध में जो पत्रकार करते हैं, टोटल 22 पत्रकार मारे गए हैं इस बमबारी में, वो है युद्ध की पत्रकारिता। 2 लाख का वीजा और पूरा टिकट, और ये मिलके एक पत्रकार का पैकेज करीब 10 से 15 लाख रुपए होता है एक ट्रिप का। अब 1500 रुपए खर्चा करके मणिपुर नहीं जा पाए, जो पिछले 5 महीने से चल रहा है। मणिपुर की गवर्नर, क्योंकि पत्रकारिता में है तो संबंध सबसे होते हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन। आज ताई से मेरे व्यक्तिगत संबंध है तो हम बोलते हैं कि चलो ताई कांग्रेस में है, कल ताई मंत्री बनेगी तो हो सकता है ताई के खिलाफ बोलने वाला भी अशोक वानखेड़े ही होगा, लेकिन फिर वो मंत्री के खिलाफ बोलूंगा। लेकिन ताई को तो व्यक्तिगत संबंध है। जो वहां गवर्नर है अनुसुईया उइके, कंबाइन मध्य प्रदेश से लेके मेरे उनके संबंध थे। हम जूनियर पत्रकार थे, तब ताई के पास जाते थे, ताई के हाथ का खाना खाते थे। एक दिन उनका फोन आता है और फूट फूट के गवर्नर, राज्यपाल मणिपुर की फूट फूट के रोई है। झूठ नहीं बोलूंगा, पब्लिक स्टेटमेंट कर रहा हूं। मैंने बोला दीदी मत रो, आपकी क्या गलती है? बोले पाप तो मेरे सर ही मरेगा ना, राज्यपाल तो मैं हूं। मैं हाथ जोड़ के विनती करती रही सभी को कि एक बार मणिपुर आइए, इसको शांत करिए। उनके अनुसार हजारों की तादाद में लोग मरे हैं, ये 103 और 170 के आंकड़े भूल जाइए। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं वो भूल जाइए। कैसा कोई महिला शक्ति वंदन बिल ला सकता है इस पार्लियामेंट में और कह सकता है कि मैं इस देश की आधी आबादी के लिए काम कर रहा हूं? शर्म आनी चाहिए उसको। यदि इस देश के लिए मेडल लाने वाली लड़कियों की इज्जत के साथ कोई खेलता है, एक गुंडा, माफ करो तुम्हारा सांसद है और उसके वजह से 3-4 सीट और आ सकते हैं यूपी में, तो आप उस लड़कियों के ऊपर पुलिस भेज छोड़ देते हो? बलात्कारियों का संरक्षण देने वाला आदमी
महिला शक्ति वंदन, ये 3 शब्द करने के नैतिक अधिकार नहीं उसके पास। सवाल ये पूछना चाहिए, क्या हमारे घर की बेटी हम कल स्पोर्ट्स में कोई भेजेगा? क्यों भेजेगा स्पोर्ट्स में? यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे खिलाड़ी अपनी इज्जत नहीं बचा पाए, उनकी इज्जत पे हाथ डालते हैं 4 गुंडे और उनको बचाया जाता है। कोई सवाल पूछता है सांसद में? हर एक की निजी जिंदगी होती है, हर एक अपना निजी जीवन में हर एक के अपने विचार होते हैं, हर एक की अपनी दोस्ती होती है, लेकिन महुआ मोइत्रा के फोटो आप रिलीज करते हो, आपको शर्म नहीं आई जरा भी? हाँ, सांसद है और किसी पार्टी में हाथ में ग्लास लेके बैठी है तो वो व्यभिचारी हो गई। और गुजरात में जो आप पे इल्जाम लगाए उसका क्या? कि तो इल्जाम आप पे है इसलिए कोई बोलेगा नहीं। सवाल पूछना होगा। कई अंधभक्त नाराज हो जाते हैं। हमने कहा सवालों से डरना क्यों? जिस भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को पूछते हो, गीता की उत्पत्ति क्या है? जिस गीता को सबसे महान ग्रंथ माना जाता है पूरे विश्व में, दर्शन शास्त्र में गीता से बड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये गीता क्या है? गीता सवाल जवाब ही तो है। यदि अर्जुन सवाल ही नहीं पूछता तो श्री कृष्ण जवाब यूं ही नहीं देते। इन सवाल जवाबों के बीच में ही गीता आती है। लेकिन यहां सवालों से भागने वाले लोगों से करे तो क्या करेगा? सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन यदि वो जवाब नहीं देते तो सवाल पूछते रहना चाहिए। कहीं तो शर्म आएगी। यदि उनको नहीं आएगी तो उनको चुन के देने वालों को तो शर्म आएगी। कहीं ना कहीं किसी को तो शर्म आनी चाहिए। इसीलिए जब से हमने देखा 2014 से, मैं तो बार बार हर जगह कहता हूं कि ये सरकार मुंह खोलती है तो झूठ बोलने के लिए खोलती है। और ये मेरा दावा है, मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के तमाम नेताओं को, मंत्रियों को हर मंच से ललकारता हूं। आंकड़े आपके, आप बैठेंगे, आपके आंकड़ों के साथ बैठेंगे। आंकड़े अशोक वानखेड़े के रिसर्च सेंटर के नहीं होंगे, आंकड़े आप ही के मंत्रालय के होंगे। आपके प्रधानमंत्री का वक्तव्य होगा, आपके मंत्रियों का वक्तव्य होगा, आपके लोकसभा में दिए हुए जवाब होंगे और आपके वेबसाइट पे आंकड़े होंगे। आए बैठ के चर्चा करें। लेकिन फिर उसमें यह मत कहना कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई था। मैं बोल रहा हूं कि बैंक में इतना सारा एनपीए कैसा हो गया? आप कहते हो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब आप कहां गए थे? अरे भाई, हो गया ना, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। इस देश ने इंदिरा गांधी जी को भी रास्ता दिखा दिया था। तो अब तो आइए, बात करने के लिए कोई तैयार नहीं हो। आज इस मंच से फिर मैं ललकारता हूं, आए आंकड़े आपके होंगे, विश्लेषण हमारा होगा। और विश्लेषण वही करेंगे जो वाहियात विश्लेषण नहीं होगा। राहत इंदौरी का एक बहुत बढ़िया शेर है, इंदौर से ही है, राहत भाई अभी नहीं रहे, तो उनका शेर वर्तमान नेतृत्व में फिट बैठता है। क्योंकि यहाँ पे अभी मुझे इंट्रोड्यूस करते समय भी काफी शेर वगैरह बोले, तो मैंने बोला एक हाथ मैं भी टिका दूं। मेरा जमीर मेरा इतबार बोलता है, मेरा जमीर मेरा इतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। मेरा जमीर मेरा इतबार बोलता है, मेरे जुबान से मेरा परवरदिगार बोलता है। साहिब कुछ और काम जैसे उन्हें आता ही नहीं, साहब जैसा कुछ काम और उन्हें आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलते हैं। 4 सदियों के संतों को इकट्ठा बात हमारे प्रधानमंत्री करवा सकते हैं। नाले के ऊपर मटका उल्टा रख के गैस से स्टोव को जला सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बादलों के पीछे प्लेन ले जाके रडार से भी छुपाया जा सकता है। ये नई टेक्नोलॉजी उन्होंने इजाद की। हमारे प्रधानमंत्री जी हवा से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पानी अलग कर सकते हैं। वो शास्त्रज्ञ है, वो स्पिरिचुअल गुरु है, वो वेद उपनिषद के ज्ञाता है, वो शिक्षाविद है, वो न्यायाधीश है। वो ऐसा कोई विधा नहीं है जहां मेरे प्रधानमंत्री का दखल नहीं है। लेकिन मेरा एक ही सवाल है, आप सब कुछ हो, प्रधानमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए। क्योंकि प्रधानमंत्री के मायने हर त्योहार पे पगड़ी बदल बदल के आने के नहीं। प्रधानमंत्री के मायने अपने फोटो खिंचवा के हर जगह लगवाने के नहीं है। प्रधानमंत्री के मायने अपने मां का आशीर्वाद लेने के लिए वो बुढ़ी मां को घराटे में लाके सारी दुनिया को, मीडिया को बताने का नहीं है। मैं अभी चाय पीने ताई के यहां गया था, ताई की भी मां है, लेकिन ताई ने तो नहीं कहा कि मेरी मां आई है तो मैं अशोक वानखेड़े के सामने बता दूं कि मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूं, तो उसको ऊपर से नीचे लाओ, उनको पूरी तकलीफ दो और फिर चरण छूते हुए बताओ देखो मैं चरण छू रही हूं मां के। अरे हर देश में हर आदमी मां से प्यार करता है।
ऐसा कोई यहां बैठा नहीं होगा जो अपने जन्मदिन के दिन मां का आशीर्वाद नहीं लेता होगा, लेकिन एक ही आदमी है जो गुफा में मेडिटेशन भी कैमरे वाले के साथ जाता है। मुझे उससे भी आपत्ति नहीं, हर एक का शौक होता है। दिखास और छपास का रोग है, ये मनोवैज्ञानिक डिसीज है। इसको दिखाना चाहिए लोगों को, डॉक्टर को, कि हर जगह मैं ही देखूं, हर जगह मैं ही बोलूं। ये सब करिए, आपको पूरा छूट है, आप सब करिए, लेकिन प्रधानमंत्री बनिए। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि आप इस 144 करोड़ देश के देनदार हैं। इनके लिए आपने क्या किया आज तक? 370 किया, पहले नोटबंदी किया। नोटबंदी से क्या हुआ? नोटबंदी में 4 लाख करोड़ वापस आने थे, ब्लैक मनी। कितने पैसे आए अभी तक बताने को तैयार नहीं, क्योंकि आए नहीं, सारे ब्लैक के व्हाइट हो गए। नोटबंदी में इन्होंने कहा था कि आप मुझे सिर्फ 15 दिन का टाइम दीजिए, नहीं तो मुझे फांसी दीजिए। झूठ तो इतना बोलते हैं कि अभी तक 10-15 बार फांसी जा चुके होते हैं। हर जगह पे क्लेम करते हैं कि मुझे फांसी दे दीजिए, क्योंकि जो चीजें है नहीं, जैसे प्रेमिका के साथ जब प्रेमी बोलता है तो चांद तारे लेके आऊं, अरे तू ऊपर के मंजिल पे नहीं चढ़ सकता यार, चांद तारे लेने की बात करता है, क्योंकि ये बोलने के जुमले होते हैं। और अमित शाह जी ने तो बोल ही दिया कि जो भी प्रधानमंत्री बोलते हैं उसको सीरियसली मत लिया करो, वो चुनावी जुमले होते हैं। तो ये जुमले वाला प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। इस देश में यथार्थ के धरातल पे उतर के काम करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। ये देश को कहिए मेरे पे कर्जा है, मुझे साथ चाहिए, ये देश लुटवा के देगा प्रधानमंत्री को। ये देश हमेशा संकट के समय प्रधानमंत्री कोई भी हो उसके पीछे खड़ा हुआ है। इस देश की जनता ने कभी प्रधानमंत्री को नाराज नहीं किया, लेकिन आप करिए तो सही। क्या करेंगे? बार बार आरोप लगता है यूपीए की सरकार ने बहुत भयावह उद्योगपतियों को पैसा लुटवाया। ये उद्योगपति जो भाग के गए हैं, और अब वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल किसी उद्योगपति को भागने नहीं दूंगा और बैंक को स्ट्रीमलाइन करूंगा, और बहुत सारी बातें हो रही है। आरबीआई का आंकड़ा है, परसों का ताजा है, पहली धार की है। 2014 से लेकर 2023 तक पब्लिक बैंक्स का 10 लाख 41 हजार करोड़ पब्लिक बैंक्स का एनपीए हुआ है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक का 14,53,000 करोड़ हुआ है। कुल मिला के 24,94,000 मतलब 25 लाख करोड़ एनपीए हुआ है 2014 से 2023 तक। अब जरा यूपीए के डकैती और लूट पे आइए। मनमोहन सिंह ने तो डकैती की इन सरकार के अनुसार। यूपीए के पूरे 10 साल में 1,58,000 करोड़ पब्लिक बैंक का एनपीए हुआ है, 2,17,000 करोड़ शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, कुल मिला के 3,76,000 करोड़। मैं इसको 4 लाख समझता हूं। 24 लाख 25 लाख इनका, 4 लाख यूपीए सरकार का। इसके बावजूद ये कहते हैं कि हमने देश को बचाया है और यूपीए ने सरकार को, बैंकों को डुबाया है। मुझे उनकी डिग्री को लेके आशंका लोगों के बीच में है, मुझे भी है। जन्म तारीख को लेके भी आशंका है, चलो ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं गुजरात का बनिया हूं, मुझे लगा मैथमेटिक्स तो इस आदमी का ठीक होगा, लेकिन गणित का भी इतना कच्चा है कि इसको 5। और मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था तो मुझे बहुत, सोशल मीडिया पे जब आप वीडियो करते हो तो आपको 5-5 हजार पीछे कमेंट्स आते हैं। उसमें ज्यादातर कमेंट यही आते हैं कि हम आपके लिए डर रहे हैं, हमको डर लग रहा है आपका, कल आपके साथ कुछ होने जाए। एक हमारे ऐसे कांग्रेस के नेता थे, नाम तो नहीं लूंगा, वो नागपुर आए, मैं अकोला में जा रहा था भास्कर के कार्यक्रम में। उन्होंने कहा कि मैं एक गाड़ी साथ में दे रहा हूँ, कुछ लड़के रहेंगे गाड़ी में। बोले किस लिए? बोले नहीं, आप इसे अकेला मत घुमा करो। मैंने कब तक गाड़ी दोगे? मैंने बोला जब मेरी खत्म हो जाएगी कि तुम्हारे लड़के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और जब मेरी नहीं हुई तो ये जो ढोकला जिलेबी है ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कर जाने की बात है। तो कुछ लाइनें थी तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये अब आप सभी के लिए है। जब सब यह कहे खामोश रहो, जब सब यह कहे खामोश रहो, जब सब यह कहे कुछ भी ना कहो, जब सब यह कहे वक्त बुरा है, जब सब यह कहे, जब यह सब कहे कि यह वक्त नहीं बेकार की बातें करने का, जब सब यह कहे कुछ सोचो तो, जब सब यह कहे कुछ समझो तो, जब सब यह कहे कलियों का चटकना क्या कम है, फूलों का महकना क्या कम है, शाखों का लचकना क्या कम है, बिंदियों का चमकना क्या कम है, जुल्फों का बिखरना क्या कम है, प्यालों
चालों का छलकना क्या कम है। जब इतना सब है कहने को, जब इतना सब है कहने को, जब इतना सब है लिखने को, क्या जिद है कि ऐसी बात करो जिस बात पर खतरा जान का हो। जब सब यह कहे खामोश रहो, जब सब यह कहे कुछ भी ना कहो, तब समझो पतझड़ ऋतु आई है, तब समझो मौसम दार का है। जब सहमी सहमी रूंदों को यह बात बताना लाजिम है, आवाज उठाना लाजिम है, हर कर्ज चुकाना लाजिम है। जब सब यह कहे खामोश रहो, जब सब यह कहे कुछ भी ना कहो, तब समझो कहना लाजिम है, मैं जिंदा हूं, सच जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा है, अल्फाज अभी तक जिंदा है। तो यही सच्चाई आप लेके जाइए, आपके अल्फाज जिंदा रखिए। मैं आया हूं, मेरा आना यहां सार्थक तभी होगा कि जब इससे आप कुछ घर ले जाइए। मैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं बोल रहा हूं, हर राजनीतिक दल में सांपनाथ और नागनाथों की कमी नहीं है। कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, राष्ट्रवादी में भी है, लेकिन हर पार्टी में अच्छे लोग भी हैं, ये भी जान लीजिए। तो उम्मीदवार देखते समय उम्मीदवार देखिएगा कि जो 50 खोखे में बिके नहीं, जो आपके लिए लड़े, जिसके लिए अपनी पार्टी से ज्यादा उसका मतदाता हो, जो आपका दर्द समझे, आपका दर्द, खुद का दर्द आप पे ना ला दे। आजकल यही हो रहा है पूरे देश, ये अपना ही दर्द आप पे लाते हैं। आप जाते हो कि बहुत सर दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलता है मेरे को भी आजकल ज्यादा कान में दर्द हो रहा है, आप वापस अपना सर दर्द डॉक्टर का कान दर्द लेके आते हो। तो ये सारा ऐसा हो रहा है। तो ये तमाम चीजों से मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं, मैं अमित शाह के खिलाफ नहीं हूं। वैसा देखा जाए तो यदि मेरे मित्रों की लिस्ट में बता दूं तो सबसे ज्यादा इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, क्योंकि सुमित्रा महाजन जो इंदौर से सांसद थी, बाद में स्पीकर रही, वो मुझे मानस पुत्र मानती थी। कुशाभाऊ ठाकरे ने मुझे दिल्ली दिखाई, दिल्ली में पत्रकारिता कैसे करनी है ये मुझे कुशाभाऊ ठाकरे के समय गोविंदाचार्य थे, उन्होंने उंगली पकड़ के मुझे दिल्ली समझाई। ये लोग हैं, लेकिन मुझे दुख होता है कि मैं उन लोगों को आज भी ढूंढ रहा हूं, दिख नहीं रहे हैं। भाजपा में ऐसे भी लोग हैं कि जो उनसे भी अच्छे हैं, लेकिन एक पत्थर के नीचे दबे हुए हैं। समय आया है उस पत्थर को हटाने का। कांग्रेस में भी ऐसे लोग होंगे, आपके सामने भी लोग होंगे। तो इस धर्म कांड में मत जाइए, कर्म कांड पे विश्वास करिए। और कर्म कांड के मायने पूजा अर्चना और चालीसा नहीं है, कर्म कांड के मायने है अपने कर्म को करना, वही धर्म है। और वो धर्म है अपने मतदाताओं के प्रति आप कितना आश्वस्त होते हो। आज इस मंच के द्वारा आपके सामने आया, आपने इतनी तादाद में मेरे विचार सुने। निर्भय बनो विचार मंच। आशा करता हूं कि 2024 के बाद इस मंच का वाइंड अप करेंगे और इसी मंच की जगह हम विकास करो मंच स्थापित करें, जो नए विकास की बात करें। यहाँ आए तो नए एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट की बात करें, यहाँ आए या नौकरियों में आईएएस कैसे बनते हैं इसका क्लास हो। यदि इस देश में एक पत्रकार को आके ये बताना पड़ रहा है कि देश में झूठ परोसा जा रहा है और आपको कितना मूर्ख बनाया जाता है, ये बताने का यदि काम आए किसी पत्रकार पे, तो वो उसके जीवन का बहुत बड़ा एक ऐसा घिनौना समय है जो मैं नहीं चाहता मेरे पे फिर से आए। ये अमृत समय अडानी के लिए हो सकता है, अमित शाह मोदी के लिए हो सकता है, मेरे लिए ये विष का काल है, विष काल है। क्योंकि जहां मेरा लोकतंत्र खतरे में है, जहां गांधी जी और आंबेडकर जी की जो शिक्षाएं हैं उस पर ग्रहण लगता हो तो उठ के खड़ा होना पड़ेगा। मैं तो उठ के खड़ा हो गया हूं। मैं चाहता हूं आप भी ऐसा ही साथ दीजिए। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।